हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आशीष केजे एंड योगेश केजे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लॉकडाउन में भी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को बाधित नहीं होने दे रहे होंगे। तो पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 10 के मैथ और साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाया था। उसमें जो चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत और ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, उसके बारे में बताया गया था, पढ़ाया गया था। तो जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बता दिया था कि ये चैनल जो है क्लास 9 और 10 दोनों के लिए बनाया गया है। तो 10th क्लास की पढ़ाई तो हमने शुरू कर दी थी। इस वीडियो से हम लोग क्लास 9 की भी पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को गणित, मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका दूसरा चैप्टर 2 जो कि बहुपद है, अंग्रेजी में जैसे पॉलिनोमियल कहते हैं, इसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत करें। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, इसे शेयर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुँचाएँ। उन लोगों की पढ़ाई भी बाधित ना हो, वे भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सके, क्योंकि समय ही ऐसा है, ये लॉकडाउन का समय ही ऐसा है कि आप कहीं भी नहीं जा सकते। आपके क्लास बंद है, स्कूल बंद है, तो लेकिन आप लोगों को पढ़ाई अपनी नहीं रोकनी है, पढ़ाई जारी रखनी है। इसलिए हम लोगों ने इस चैनल को बनाया है। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं और क्लास 9 के मैथ सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहला चैप्टर जो है वो हमारे संस्थान में, हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा चुका है, इसलिए मैं अभी चैप्टर 2, दूसरा चैप्टर जो है बहुपद, जिसे अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं, उसे पढ़ा रहा हूँ, उसकी शुरुआत करता हूँ। तो चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर से संबंधित, इस चैप्टर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पद हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म है, जिसे इस चैप्टर को बनाने के लिए जानना, समझना कि क्या होता है वो, उसकी परिभाषा कैसे दी जाए, बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए पहले मैं इस चैप्टर में जो आने वाले महत्वपूर्ण पद हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म हैं, उन्हें यहाँ पर बता रहा हूँ। इस वीडियो में मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ उसे ही जान पाएंगे। अगले वीडियो में मैं चैप्टर स्टार्ट करने का प्रयास करूँगा। तो अभी मैं आप लोगों को उन इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बता रहा हूँ, जिन पदों की ज़रूरत हमें होगी इस चैप्टर को पूरी तरह से बनाने के लिए। ठीक है, तो पहला जो महत्वपूर्ण पद है वो हमारा है चर राशि। चर राशि क्या है, किसे कहते हैं? ठीक है, जिसे अंग्रेजी में वेरिएबल क्वांटिटी भी कहा जाता है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, यहाँ वो भी कवर आपका हो जाएगा इस वीडियो में। क्लास 9 का आराम से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी बुक हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टर्म को जानना पहले बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चर राशि किसे कहते हैं? जैसे कि वेरिएबल क्वांटिटी अंग्रेजी में कहा जाता है कि चर राशि का प्रतीक जो है XYZ होता है। जनरली XYZ से डिनोट किया जाता है चर राशि को, वेरिएबल क्वांटिटी को XYZ से डिनोट किया जाता है, जो कोई भी रियल वैल्यू यानी कि वास्तविक मान धारण कर सकता है। 1, 2, 3, 4, कभी कभी 1/2, 2/3, इस तरीके से भी इसका मान आता है। तो ये कोई भी वास्तविक मान, रियल वैल्यू को धारण कर सकता है। ठीक है, इसी से संबंधित एक और पद है अचर राशि। अचर राशि किसे कहते हैं? जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कांस्टेंट क्वांटिटी, कभी कभी इसे नॉन वेरिएबल भी कहा जाता है। तो अचर राशि एक निश्चित मात्रा होती है। ये जो है एक निश्चित मात्रा होती है, जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं 2, 3, पाई का भी एक निश्चित मान होता है, 5/2। तो जो निश्चित मात्रा है उसे हम अचर राशि के तौर पर, जनरली नंबर आप कह सकते हैं। अगर आप सरल भाषा में समझना चाहें तो नंबर भी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन अचर राशि 2 प्रकार की होती है। अचर राशि को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। बहुत बार इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन आपको यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार क्या है, पहला टाइप क्या है? निश्चित अचर राशि, एब्सोल्यूट अंग्रेजी में से कहते हैं। और दूसरा क्या है? स्वैच्छिक, आर्बिट्रेरी। ठीक है, तो निश्चित में कौन कौन सी अचर राशियाँ आएंगी? तो निश्चित में 2, 8, पाई जो नंबर होता है उसे हम निश्चित अचर राशि के अंतर्गत लेते हैं। और स्वैच्छिक यानी कि आर्बिट्रेरी में किसी किसे ले सकते हैं, तो ABC, ये चर राशि में नहीं गिना जाता, ये अचर राशि की श्रेणी में आता है, अचर राशि में आता है। ठीक है, तो ये ABCD जनरली इसे स्वैच्छिक अचर राशि में गिना जाता है, लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो हमारा महत्वपूर्ण पद है वो है बीजगणितीय पद। बीजगणितीय पद किसे कहते हैं? बीजगणितीय पद, जिसे अंग्रेजी में अलजेब्रिक टर्म कहते हैं। अलजेब्रिक, देखिएगा स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गया तो उसे मैंने दोबारा सही कर दिया है। अलजेब्रिक टर्म, अलजेब्रिक टर्म किसे कहते हैं? तो चर, चर जो अभी हमने देखा ऊपर, और अचर का गुणनफल जो है वो बीजगणितीय पद कहलाता है। यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट यानी नॉन वेरिएबल, दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो क्या कहलाता है? बीजगणितीय पद कहलाता है, अलजेब्रिक टर्म कहलाता है। इसका अगर हम एक उदाहरण लेना चाहें तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको लेकर दिखाया है कि 4, 4 क्या है? अचर है। x क्या है? चर है। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 4x। तो ये जो 4x है वो बीजगणितीय पद है। तो जब भी मैं पद की बात करूँगा तो पद का मतलब यहाँ पर इस चैप्टर में जनरली आप बीजगणितीय पद ही समझिएगा, अलजेब्रिक टर्म ही समझिएगा। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये अचर है, ये चर है, दोनों का गुणनफल बीजगणितीय पद बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पद है वो है पद की घात, डिग्री। डिग्री, पद की घात। पद की घात क्या होती है? तो ये पद की घात है, और आगे आने वाले कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट के बाद आप लोगों को बहुपद की घात भी आएगी, उसको भी ध्यान रखिएगा, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो पद की घात किसे कहते हैं? कि किसी पद का, पद का मतलब बीजगणितीय पद, पहले मैं कह चुका हूँ कि किसी पद का घात उसके सभी चरों, चरों मतलब वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के जो घातांक होंगे, उसके जो पावर्स होंगे, उन सभी का योग होगा। फिर से एक बार कह देता हूँ कि किसी पद की घात, पद का घात उसके सभी चरों के घातांकों का योग होता है। इसका एक उदाहरण लेकर के मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं 6x³ y²z, ये क्या है? एक बीजगणितीय पद है। अभी अभी हम लोगों ने देखा था चर और अचर, अचर और चर दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? बीजगणितीय पद कहलाता है। तो यहाँ पर चर, चर के तौर पर 3 संख्याएं उपलब्ध है, 3 चरम राशि है यहाँ पर, x है, y है और z है। तो x का पावर, x की घात क्या है? 3, y का पावर, y की घात क्या है? 2, और z की घात, z का पावर क्या है? 1। तो इसका, अगर इस पद का हम घात निकालने का प्रयास करें, आपसे पूछा जाए कि इस पद का घात क्या होगा, तो हमने अभी जो परिभाषा में देखा था थोड़ी देर पहले कि सभी चरों के घातांकों का योग। तो सभी चर हमने यहाँ पर देख लिया, x y z है, उन सभी के घातांकों का योग हम प्राप्त करते हैं। तो x का घातांक क्या है? 3, y का घातांक क्या है? 2, z का घातांक क्या है? 1। सभी को योग करने पर, सभी को जोड़ने पर, सभी को ऐड करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 6। तो इस पद 6x³ y² z के पद की घात क्या होगी? 6 होगी, 6 होगी। इसे आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पद का गुणांक, पद का गुणांक क्या होता है? जिसे अंग्रेजी में कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म कहा जाता है। ये कैसे प्राप्त करते हैं, ये क्या होता है, इसे भी देखते हैं हम लोग। कि किसी पद में, पद मतलब बीजगणितीय पद, किसी पद में चर के गुणक, गुणक मतलब वो चर जिस अंक से गुणा होता है, चर के गुणक को उस पद का गुणांक कहा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म कहा जाता है उस वेरिएबल का। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ लिया है 3xy, तो xy क्या है? xy क्या है? xy जो है चर है, इस चर में किससे गुणा किया गया है? 3 से। आपको भली बात नज़र आ रहा होगा, xy जो है चर है, इसमें गुणा किससे किया गया है? 3 से। इसलिए इस चर यानी कि xy का गुणांक क्या हो जाएगा? 3। तो वो प्लस हो माइनस हो, जिस रूप में हो उसी रूप में आपको लिख देना है। तो xy इस चर का गुणांक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल जो है आपको पाठ्य पुस्तक में मिलेंगे। ठीक है, अगला जो टर्म है वो बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, वो क्या है? तो अनेक बीजगणितीय पदों को, जिसकी परिभाषा भी हमने थोड़ी देर पहले ली थी कि अनेक बीजगणितीय पदों को जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर बने पद जो है बीजगणितीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, तो 3x - y + 6z² है ना, इस प्रकार के 3x - 5y + 6z², ये एक बीजगणितीय पद है। उसी प्रकार ये भी एक बीजगणितीय पद है, क्योंकि इसमें हो सकता है 0x² साथ में हम लोग लिख सकते हैं, है ना। ये भी एक बीजगणितीय पद के तौर पर लिया जाएगा। अगला पॉइंट, हमारा अगला बिंदु क्या है? बहुपद की घात, जिसे अंग्रेजी में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। कि अभी हमारा पद का घात आया था, ये जो है बहुपद की घात है, वो क्या होता है?
तो किसी बहुपद के सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा कि किसी बहुपद में, जब हमें सवाल में बहुपद दिया जाएगा, किसी बहुपद के सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहा जाता है। घातांक को उस बहुपद की क्या कहा जाता है? घात कहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर यहाँ सवाल लिया है कि 7x⁵ 7x⁵ माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 7x-1, इस बहुपद की घात क्या होगी? तो इस बहुपद की घात क्या होगी? यहाँ पर सबसे बड़ा पद कौन है? 7x⁵, इसलिए इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 5। इस पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 5। यहाँ पर पद की घात की बात नहीं हो रही है, बहुपद की घात की बात हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार एक और सवाल लिया है मैंने, x² y⁷ माइनस 3x⁶ y² प्लस 4xy माइनस 3x प्लस 2, इस बहुपद में घात क्या होगी? इस बहुपद में सबसे बड़ा पद जो है वो है x² y⁷। तो आपको उस बहुपद की घात ज्ञात करने के लिए उस पद की घात भी ज्ञात करनी होगी। तो पद की घात कैसे ज्ञात की जाती है? हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 2 और 7 यानी कि 2 + 7 कितना होता है? 9 होता है। यही इस बहुपद की घात होगी। ऐसे सवाल भी आप लोगों को अपने पाठ्यपुस्तक में मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर आप लोगों से कहूँगा, आप लोगों से निवेदन करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको जिस प्रकार का समझ आए वीडियो देखने के बाद कमेंट भी करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो ये जो परिभाषा है, ये जो टाइप है इसका, काइंड जिसे कह सकते हैं हम, वो पद पर आधारित है कि पद की संख्या के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बेस्ड ऑन टर्म। ध्यान दीजिएगा, एक पदी बहुपद, तो बहुत ही सरल सी परिभाषा है, इसे जल्दी हम लोग देख लेंगे। एक पदी बहुपद जिसे अंग्रेजी में मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। तो जिस बहुपद में केवल एक पद हो, सिंपल सी परिभाषा है कि जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। 2x 3y 4, एक ही पद, सिर्फ एक ही पद उपलब्ध होगा। उसी प्रकार दूसरा है द्विपद बहुपद, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। तो जिस बहुपद में केवल 2 पद हो उसे द्विपद बहुपद कहते हैं। वो जोड़ घटाव किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। 3x - 2 4x² + 3 है ना। त्रिपद बहुपद, ट्राइनोमियल। तो जिस बहुपद में केवल 3 पद हो उसे त्रिपद बहुपद कहेंगे। ax² + bx + c मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ और प्रकार हैं एक चरीय बहुपद के। ये बहुपद का प्रकार था पद पर आधारित। अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो एक चरीय बहुपद के प्रकार हैं। एक चर वाली, सिर्फ एक ही चर का प्रयोग किया जाएगा उसमें। ठीक है, तो पहला बिंदु हमारा क्या है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, एक घात वाले एक चरीय बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जिस चर की घात एक हो, जिस चर की घात एक हो उसे हम, और एक ही चर उसमें उपलब्ध हो, उपस्थित हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्या है? द्विघात बहुपद। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कक्षा 10 में, क्लास 10 में जाने के बाद आपको इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसका एक पूरा का पूरा चैप्टर ही क्लास 10 में आपको दिया गया है। तो इसकी शुरुआत यहीं से होती है। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसे अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, तो 2 घात वाले, वो एक घात वाला था, है ना, रैखिक बहुपद। तो 2 घात वाले एक चरीय बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। जिसकी घात 2 हो, जिसकी घात 2 हो और केवल एक ही चर उपस्थित हो, वो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगला है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसी प्रकार परिभाषा है, 3 घात वाले एक चरीय बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। 3 घात वाले एक चरीय बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, जिसकी घात 3 हो, जिस बहुपद की घात 3 हो, ठीक है, और चर जो है एक ही हो। देख लीजिए यहाँ x, दूसरा y चर नहीं लिया गया है, वो क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शेषफल प्रमेय, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप लोग ध्यान से ज़रा देखिएगा। ठीक है, ये आपको पूरे 2.1 से लेकर के 2.5 तक बहुत काम आएगा। शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम क्या है? पढ़ते हूँ मैं इसे, इसकी परिभाषा देने का प्रयास करता हूँ कि एक या एक से अधिक घात वाले बहुपद में
रैखिक बहुपद जिसका रूप क्या होगा एक्स माइनस ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए वाला फॉर्म रहेगा, इसे हम हर बार इसमें परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे, से भाग देने पर शेषफल जो है पी ए यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ ए प्राप्त होता है। ये शेषफल प्रमेय है। ठीक है, इसका एक उदाहरण देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ जिसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बहुपद दिया हुआ है पी एक्स, एक बहुपद हमने लिया है पी एक्स 2x³ + 3x² - x - 1। इसे भाग देना है भाजक जो है x-3 से। देखिए उसी फॉर्म पे है x - a, ए के स्थान पर यहाँ पर 3 है। तो उसका जो शेषफल, अगर आप किसी बहुपद को भाग देकर मतलब उसका शेषफल आप प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन आप भाग नहीं देना चाहते, बिना भाग दिए आप अगर उसका शेषफल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका सबसे सरल उपाय है शेषफल प्रमेय। इस पर सवाल भी आपके, क्वेश्चंस भी आपके बुक में दिए गए हैं। ठीक है, तो शेषफल अगर हम प्राप्त करना चाहें इस बहुपद का तो शेषफल कैसे प्राप्त करेंगे? इसे भाग देने पर, इसे भाग देने के पश्चात इसे शेषफल कैसे प्राप्त करेंगे? तो पी ए जो होता है उसका रूप होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ए के स्थान पर क्या था 3, तो P3 का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो रखते हैं x के स्थान पर हमें हर बार 3 प्रतिस्थापित करना है। तो जहाँ जहाँ x है, x³ है तो 3 का क्यूब, x² है तो 3 का स्क्वायर, x है तो 3, हर जगह हमने इसे पुट कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। 27 को 2 से गुना करेंगे 54 हो जाएगा, 9 को 3 से गुना करेंगे 27 हो जाएगा। इन दोनों को हमने जोड़ लिया, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 1 4, दोनों को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है 77। तो बिना भाग दिए हमने इस बहुपद का शेषफल प्राप्त कर लिया। इसलिए शेषफल प्रमेय का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, मैं आपको सवाल भी इस पर होमवर्क में दूंगा। ठीक है, अगला क्या है गुणनखंड प्रमेय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फैक्टर थ्योरम, ये क्या होता है इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं कि एक या एक से अधिक घात, एक या एक से अधिक घात वाले बहुपद का रूप हमेशा पी एक्स में ही होगा। बहुपद में रैखिक बहुपद x - a से भाग देने पर यदि शेषफल शून्य हो जाए, भाग देने के पश्चात हम लोग शेषफल प्रमेय से प्राप्त कर लेंगे, कोई बात नहीं है। शेषफल यदि शून्य प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो, तो वो जो x - a होगा जिससे हम भाग दे रहे थे वो उस बहुपद px का एक गुणनखंड होगा ही होगा। ये है गुणनखंड प्रमेय। 2.4 में आप लोग इसका प्रयोग करेंगे, 2.4 में आप लोग इसका प्रयोग करेंगे कि गुणनखंड है या नहीं इसे जानने के लिए। इसका भी मैं एक यहाँ पर उदाहरण ले रहा हूँ। ठीक है, px एक बहुपद हमने लिया है px, ये बहुपद क्या है x³ - x² + x - 1। इसे हमें भाग देना है किससे? भाजक से x - 1। तो अगर हम लोग यहाँ पर शेषफल प्राप्त करना चाहें तो अभी पिछले बिंदु पर, पिछले पॉइंट पर हमने देखा था शेषफल प्रमेय के द्वारा हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से उसका शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर शेषफल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उसमें हमने देखा था पी ए उसका रूप होता है, तो ए के स्थान पर यहाँ कौन है 1, हम लोग P1 फाइंड करेंगे। हमने यहाँ पर फिर से x का वैल्यू प्रतिस्थापित किया, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर + 1 - 1, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 1 अपने स्थान पर है, 1 + 1 2 हो गया और माइनस माइनस प्लस 1 1 2 हो गया, 2 - 2 क्या होता है 0। तो यहाँ पर चूँकि शेषफल जो है वो क्या आ गया, शून्य आ गया। अभी हमने गुणनखंड प्रमेय में देखा था परिभाषा में कि यदि शेषफल शून्य हो तो जिस भाजक से हम भाग दे रहे हैं वो उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा ही होगा। तो कोई भाजक या कोई बहुपद जो दिया हुआ है रैखिक बहुपद, वो किसी बहुपद का गुणनखंड होगा या नहीं होगा, इसे जांचने के लिए हम गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने जितने भी महत्वपूर्ण पद थे उन सबको देख लिया, समझ लिया, जान लिया। अब अगली कक्षा में, अगले वीडियो में मैं आपका चैप्टर 2.1 स्टार्ट करूंगा। वो बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि हम सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं से भली भांति परिचित हो चुके हैं। ठीक है, आप लोग इन सभी को नोट कर लीजिएगा। अभी जो मैंने पढ़ाया उससे आधारित मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करके आंसर जो है कमेंट कीजिएगा। सवाल क्या है? सवाल उसी प्रकार है कि बहुपद एक दिया गया है x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है, को x - 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। कैसे? शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना है आपको। अभी जो पिछला बिंदु हमने देखा था, शेषफल प्रमेय के प्रयोग द्वारा आपको इस बहुपद का शेषफल ज्ञात करना है। तो ये आपका px है, आपकी सहायता के लिए मैं लिख देता हूँ। ये px आपको दिया गया है x³ + 3x² + 3x
+1। आपको भाग किससे देना है, आपका भाजक क्या है, वो है x-1। इससे भाग देने के पश्चात आपको इस बहुपद का शेषफल ज्ञात करना है। आप सभी जो है इसे सॉल्व करने के बाद, इसे बनाने के बाद आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए ये वीडियो, ये कक्षा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से फिर एक बार निवेदन करूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आंसर को कमेंट करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें। सभी की पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।